पाग के ही, जैसे ऐसे पाग बांधते हैं तो एक पाग के छोड़ में ही वो पत्र रखा था, रख दिया। अपने हाथ के तकिया लगा करके ठाकुर जी के ऊपर एक उंगली रख के मेरे पास रहें, उस भाव से सो गए। गहरी नींद आ गई चंद्रहास जी को। चंद्रहास जी यहां गहरी नींद में सोए और आज परम पावन कोई देवी का दिवस था। उस बगीचे में देवी का मंदिर था। देवी पूजन करने के लिए विषया वहां पर आई, दृष्ट बुद्धि की बेटी। आपको याद तो हो रही है ना, कहता कहीं भूलते तो नहीं जा रहे पिछली। तो दृष्ट बुद्धि की बेटी विषया, वो उस बगीचे में देवी पूजन करने के लिए आई। देवी पूजन करने के लिए सब सखियों के साथ में आई थी। ये देवी मंदिर में ही मिलते हैं सबको। रुक्मणी जी को कृष्ण मिल गए देवी मंदिर में, सीता जी को राम जी मिल गए देवी अर्चना में। आज कात्यायनी महामाई, हमारे यहाँ तो कहते गोपियां भी तो देवी आराधना करती, तभी तो रास बिहार हुआ। योग मायाम उपाश्रते, देवी आराधन करने के लिए पुष्प चयन कर रही थी विषया अपने सखियों के साथ। पुष्प चयन करते करते एक डाल हटाई तो दृष्टि पड़ी, अपने हाथ की तकिया लगाए सोए हैं चंद्रहास। परम सुंदर रूप का तो कहना ही क्या, घुंघराले केश हैं, आहा ऐसी ऐसी मुख कांति। मैंने कहा ना, ये भक्त चरित्र भी है और एक बड़ी विशुद्ध प्रेम कथा भी है चंद्रहास की। श्री राधा रमणीय हमारे श्री प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल का विस्तार किया, उन्होंने चंद्रहास जी का चरित्र कहा भी है। जैसे ही देखा चंद्रहास की ओर, प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे चित्त में, नेत्रों में अश्रुपात होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और चित्त में ठाकुर जी का परम प्रेम प्रगाढ़ होने लगा। स्मृति आई विषया को, शायद कहीं तो देखा है, ये रूप पहले भी देखा है। सखियां सब पुष्प चयन कर रही थीं। चयन करके तुरंत विषया गई देवी मंदिर में जाकर के अर्पण कराई। बोले कि जो बाहर लेटे हैं, या तो यही मेरे पति बन जाए या ऐसा कोई पति मुझे प्राप्त हो जाए। रूप का सुंदर, उसको रूप ही चाहिए था, गुण ही चाहिए था। प्रणाम करके वापस लौट करके आई। अब तो एक झरोके में बैठ करके बस देखते रह जा रही है। वो सो रहे हैं चंद्रहास जी। देखते देखते बोले कहीं तो देखा है। थोड़ा और पास गई, कहीं से तो देखा है। और पास गई, कहीं तो देखा था। पास जाकर के देखा, लेकिन अब बड़े हो गए चंद्रहास जी तो इतने समझ में नहीं आए कौन है, कहां से, कैसे। तभी आसपास देखा क्या है, तो शालिग्राम भगवान थे, उन पर एक उंगली रख करके सो रहे थे और पास में एक पगड़ी रखी है। उस पगड़ी में से वो जो पत्र था वो थोड़ा सा दृष्टिगोचर हो रहा था और उस पत्र में भी वही भाग थोड़ा सा बाहर निकला है जिस पर लिखा है प्रिय पुत्र माधव। और माधव कौन है इनका भाई? माधव, माधव के लिए पत्र, ये तो मेरा भाई है माधव। धीमे से पत्र निकाला। पत्र निकाल करके जैसे ही वो धीमे धीमे हटाई, जो मोहर लगी थी, मोहर देख के पहचान गई तो हमारे राजवंश की मोहर है। और प्रिय माधव, कहीं भाई का पत्र तो नहीं, देख तो लूं क्या है इस पत्र में। तुरंत खोल करके जैसे ही देखा, ऊपर ही लिखा था प्रिय पुत्र माधव, मैं तुम्हारा पिता धृष्ट बुद्धि अपने पूरे होश आवाज में तुमसे कह रहा हूं कि पत्रवाहक जो तुम्हारे पास आ रहा है, ये तुम्हारा शत्रु है और तुम बिना किसी विचार के, बिना किसी चिंतन के मेरी प्रतीक्षा मत करना, इसको विष दे देना, मेरा प्रतीक्षण मत करना। एक थोड़ी सी सुधार करने वाली बात अभी अभी याद आई। वो भाई का नाम माधव नहीं मदन था। क्या नाम था? मदन। वो क्यों समझ में आई बात? क्योंकि संस्कृत में पत्र लिखा था और उसमें ये भाव जब
विषया पढ़ रही है अपने पिताजी का पत्र, तो प्रिय पुत्र मदन, मैं तुम्हारा पिता दृष्ट बुद्धि पूरा पत्र लिख रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, मेरी प्रतीक्षा मत करना, इस पत्र को पढ़ करके ऐसे ऐसे कर। तो वो जब पढ़ रही थी तो उन्होंने पहले पत्र की पंक्ति देखते ही सोचा पिताजी गए हैं मेरे लिए वर ढूंढने के लिए, हो सकता है उनको वर मिल गया है और उसी वर के संकेत भाई को भेजा है। तो जहां पर लिखा था कि मदन ये जो पत्रवाहक आया है तुम्हारा शत्रु है, तो मदन का एक अर्थ होता है कामदेव, और कामदेव यानी कि बहुत सुंदर है कामदेव, उस काम का शत्रु कौन है? उसकी सुंदरता को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो मदन का शत्रु मतलब कि भाई कामदेव को भी लज्जित करने वाला जो ये पत्रवाहक सुंदर आया है, इसको तुम विष प्रदान कर देना, बिना मेरा चिंतन किए, बिना मेरी प्रतीक्षा किए इसको विष दे देना। तो विषया ने सोचा ये पिताजी ने पत्र लिखा है भैया को बताने के लिए कि जो पत्रवाहक है ये मेरे लिए सुंदर वर है, जिसकी सुंदरता कामदेव को भी लज्जित करने वाली, और है ही इतने सुंदर हैं। पर जल्दी जल्दी में पिताजी ने विषया की जगह विष लिख दिया है। विष दे देना। पिताजी ने जल्दी जल्दी में विषया की जगह विष लिख दिया है। पर भैया के पास ये पत्र मैं लेके जाऊंगी तो बात अलग जाएगी, इनको ही जाना चाहिए, पर मैं इसको कैसे ठीक करूं? काली स्याही से लिखा है। तुरंत विषया ने एक नुकीली कुछ सीख निकाली और अपने आंखों का काजल लेकर के उस पर लगाया सीख पर। वो संस्कृत में पूरा लिखा था, विषयस्मयी प्रदायतम। अगर प्रदायतम करें तो इसका अर्थ होगा कि इसको विष दे दो। अब उन्होंने सोचा कि विषयस्मयी को विषयामयी कर दूं तो मतलब मैं हो जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, विषयास्मयी प्रदातव्या, एक आ की मात्रा पीछे लगाई, एक आ की मात्रा आगे लगाई अपने आगल के आंख के अंजन से, और पत्र का पूरा अर्थ बदल गया। पत्र का अर्थ क्या हो गया कि हे प्रिय पुत्र मदन, ये जो पत्रवाहक तुम्हारे सामने आए हैं ये मदन का शत्रु है, यानी कि मदन मतलब कामदेव को भी लज्जित करने वाली इसके रूप है। तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का चिंतन मत करना, मेरे आने की खबर मत देखना। जितना जल्दी हो सके बिना किसी से पूछे विचारे, किसी को बिना बताए तुरंत इसको विषया प्रदान कर देना, इससे विषया का ब्याह कर देना। विषया कर दिया। विषया करके तुरंत वो लेके और कहीं से कुछ गर्म सा कुछ लाई, उससे वो जो मोहर थी उसको थोड़ा पिघला करके और उसको पुनः लगा करके मोड़ मरोड़ करके फिर से पाग में धर के और विषया बलैया लेकर के भाग गई वहां से। बढ़िया होगा। जाके भैया से बोले भैया जल्दी तैयार हो जाओ। क्यों? कोई आ गया तो मेहमान, तैयार रहो। ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। यहां थोड़ी देर बाद चंद्रहास जी की नींद खुली। नींद खुलने के बाद देखा सूर्य खूब ऊपर आ गए। बोले अरे बहुत लंबा सोया मैं तो। पाग देखी, अपने पाग में पत्र आदि सब रखा था, उसको और संभाल के पाग वाग पहनी। ठाकुर जी मुंह में धरे गाल में और अपना सब व्यवस्थित करके तुरंत घोड़े पर बैठे और टप टप करते पहुंच गए महाराज मंत्री दृष्ट बुद्धि के घर पर। मदन ने देखा घोड़े पर बैठ करके परम सुंदर परम प्रवीण कोई आया है। आते ही उसको देखा, बोले कहीं तो देखा है, कहीं तो देखे हो तुम। कौन हो भैया? अरे मदन भैया मुझे भूल गए, आपको पूरी नगरी मंत्री पुत्र कहती है। बचपन में एक आपका सखा था, दासी पुत्र उसको सब कहते थे। अच्छा चंद्रहास? बोले हाँ भैया चंद्रहास। अरे भैया तुम्हारे संग तो बहुत खेले हम, इधर आओ, हृदय से लगा लिया। बोले तुम तो पहचान में ही नहीं आए। बोले भैया बस सब आयु बढ़ गई, लेकिन बहुत
अच्छा लगा कि आप मुझे मिल गए। अरे तुम तो बचपन में ऐसे ही रहते थे, आज बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े मधुर लग रहे हो, तुम्हारा रूप कांति सब बिल्कुल बढ़िया, और ये राजकीय वस्त्र पहन के कैसे, क्या खबर? चंद्रहास जी ने सब बताया। बोले ऐसे ऐसे मैं तो वहाँ चला गया था, वहाँ पर एक राजा ने मुझको गोद ले लिया और अपना राजकुमार। अरे तुम राजकुमार बन गए? बोले जी। बड़े भले पधारे भैया, बताओ कैसे आगमन हुआ? बोले हमारे नगर चंद्रावती में पूज्य पिताजी पधारे हैं दृष्ट। हाँ हाँ पिताजी चंद्रावती तो गए? बोले हाँ, तो उन्होंने पत्र भेजा है आपके लिए, ये पत्र है। पत्र खोल करके तुरंत वो हटा करके पत्र खोल करके, प्रिय पुत्र मदन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है पत्रवाहक, ये मदन का शत्रु है, काम को लज्जित करने वाला है। इसकी सुंदरता पर, इसकी भाव पर, इसके सब पर मदन मोहित होता है। इसलिए ठाकुर जी को मदन मोहन कहा जाता है, क्योंकि काम भी मोहित होता है उनके रूप पर। तुम इसके रूप को देख करके मेरी प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का विचार मत करना, मैं आऊं तभी सब काम हो, ऐसा कोई भाव मन में मत रखना। मेरे आने से पहले ही बिना किसी को बताए, बिना खबर दिए, बिना निमंत्रण दिए विषया को इसको प्रदान कर देना। अब पत्र देखते जा रहे हैं, सामने देखें मदन के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरे जीजाजी खड़े सामने। दौड़ करके गए, तो सबको तो नहीं बताना, माँ को तो बताना। माँ 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 सुनो। बोले हाँ क्या हुआ? हमारी बहन के लिए सुंदर वर मिला है माँ। कहाँ है? पिताजी ने लिख करके भेजा है, विषया को दे दो, और कह रहे हैं मेरी प्रतीक्षा मत करना, तुम विवाह कर दो विषया का। कहाँ है? जमाई राजा का। बोले द्वार पर खड़े। बाहर आकर के देखा तो बाहर चंद्रहास जी खड़े थे, हाथ जोड़े। आहा बारी जाऊं, कितने सुंदर हमारे जमाई राजा। लाला जल्दी कर। विषया को बोला, विषया जल्दी आओ। बिटिया तुम्हारी शुभ घड़ी आ गई, देखो सुंदर पति आए हैं। देखा भी नहीं विषया, मुझे मंजूर है माँ, करा दो करा दो, अब देरी मत करो। पिता बेटी एक बात लेकिन कष्ट की है। बोले क्या? पिता ने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं माँ, आते रहेंगे पिताजी, आप तो मेरा ब्याह कराओ जल्दी। ये कथा नारद जी सुना रहे हैं और अर्जुन और कृष्ण बैठ करके सुन रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं बैठ करके चंद्रहास का चरित्र। अब देखो संयोग कैसे बनते हैं। बेटा किसी को तो नहीं बताना, मैं हूं, तुम हो और विषया है और जमाई जी हैं, बस हम ये ब्याह कर लेंगे। लेकिन ब्याह पढ़ाने वाले पंडित जी तो चाहिए। जाओ कोई पंडित जी को बुला लाओ। अब ये मदन जैसे ही निकल रहा था घर से, इतने में गालव ऋषि आ गए सामने, जो कह के गए थे कि इनका ब्याह होगा। हे ऋषिवर। बोले जी मेरी पुत्री की कुंडली देख करके बता दीजिए, उसका ब्याह नक्षत्र कौन सा, जल्दी करना है, जितना जल्दी हो सके करना है। पिताजी ने आज्ञा करी है, जितना जल्दी हो सके विषया दे दो। गालव ऋषि भीतर आए, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, सब जानते तो थे। कुंडली देख करके बोले हमारी बात सुनिएगा ध्यान से। माता जी बोले हाँ बताइए। बोले आपकी पुत्री, इसका ब्याह अगले 1 घड़ी के अंदर नहीं हुआ, अगर 24 मिनट के अंदर नहीं हुआ तो आगामी 24 वर्ष तक इसके लिए वर नहीं मिलेगा। 1 घड़ी के अंदर इसका ब्याह होना चाहिए। अब मदन बोला 24 मिनट में ब्याह कैसे हो? अरे तुम धृष्ट बुद्धि मंत्री के पुत्र हो, तुमको क्या देर लगे? मैं बस नाम बोलता जाऊंगा, सामग्री देते जाना मुझको, मैं कराता हूं ब्याह। मुख्य विधि होंगी। कौन कौन सी मुख्य विधि होंगी? बोले सिंदूर दान होगा, 4 सप्तपदी बोलते हैं, होते 4 ही हैं, 4 फेरे पड़ेंगे, और क्या कहते हैं गठबंधन होगा, गठजोड़ा होगा। और अब पिताजी तो है नहीं, तो माताजी एक हाथ से माँ बन के, एक हाथ से पिता बन के दोनों को आशीर्वाद दे देंगे। मैं ऋषि हूँ, मैं दोनों को आशीष दे दूंगा, अग्नि प्रज्वलित होगी। और अब देखो तुम समय गवा रहे हो, धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन, तुम तो केवल लगे रहो, मैं सामग्री मांगू देते जाना, आप लगिए। पिताजी तुरंत कहा विषया जिन वस्त्रों में हो उनमें ही आ जाओ। विषया बोली मैं पहले ही तैयार बैठी थी। तो मुझे पता था
होना है। यहाँ चंद्रहास जी महाराज बोले मैं तो ऐसे ही आया हूँ, माता पिता मेरे नए नए बने हैं, उनको तो बता दो। कोई नहीं बताना, बैठो। मुझे नहीं पता था कि दृष्ट बुद्धि मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि पत्र में लिख के भेज देंगे ब्याह कर दो। गालव ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ ठाकुर जी और अर्जुन बड़े उछल उछल करके आनंद कर रहे हैं। नारद जी कथा सुना, वाह जय हो, आनंद आ गए, आनंद आ गए। अर्जुन बोले आनंद क्या, इस सब रचना तो आपकी है, खुद ही खुश हो रहे हो सुन सुन के। गालव ऋषि बोलते जा रहे हैं, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। हाँ अब भाई सुपारी लाओ। एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देता है मदन। लेते जाओ आप, अक्षत लीजिए, रोली लीजिए, चावल लीजिए, ये डलवाओ वो डलवाओ। और महाराज 4 पदी हो गई, सिंदूर दान हो गया, गठ जोड़ा कर दो। दोनों के गठबंधन जोड़ा कर दिए, जयमाल आदि जो भी करनी सब हो गई। माता जी खड़ी हो जाएं, इनके चरण स्पर्श कर लो, अब ऋषि के आशीर्वाद ले लो। बोले देखो मैं पहले नहीं बताया क्योंकि विलंब हो जाता, पर अब जिस घड़ी में तुम्हारी बहन का ब्याह हुआ है, तुम्हारे बहन अब सदा सर्वदा के लिए इसका सुहाग अजर रहेगा। ये जो तुम्हारे जीजा जी हैं ना, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। बोले ऐसे कैसे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, तो तुमको क्या करना है, ऐसे कैसे? नहीं होंगे तो नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए। तुम्हारी बहन सदा सुहागन बनी रहे। और दूसरी बात, अभी तो ये दूसरे देश के राजकुमार हैं, परंतु भविष्य में जिस नगर के तुम मंत्री के पुत्र हो, ये वहीं के राजा बनेंगे। ये इसी नगर के एक दिन राजा बनेंगे। ठाकुर जी कैसी लीला करते। माधवदास भक्त की चरित्र की कथा आती है ना, जगन्नाथ भगवान के परम भक्त श्री माधवदास जी, अतिसार का रोग हो गया। जगन्नाथ महाप्रभु सेवा करने के लिए पधारे तो बोले ठाकुर जी आप सेवा कर रहे हो, रोग दूर कर दो मेरा। आप मेरे मैले कुचैले वस्त्रों को साफ कर रहे हो, मैं मलमूत्र का त्याग बिस्तर पर कर रहा हूं, उसको साफ कर रहे हो, मेरा रोग ठीक क्यों नहीं कर देते? ठाकुर जी बोले माधवदास ये प्रारब्ध जन्य भोग है जो तुम भोग रहे हो, ना जाने कौन से जन्म का है। और अगर तुम इसको नहीं भोगोगे, अगर मैं इसको अभी समाप्त कर दूंगा, मैं इसको यहीं पर विश्राम दे दूंगा, तो ये जो शेष भोग रह जाएगा, जो तुम नहीं भोगोगे, उसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। चंद्रहास जी का विवाह विषया के साथ हो गया। दोनों का पानी ग्रहण हो गया। गालव ऋषि बड़े खुश। बेटा पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? बोले पिताजी ने तो आज्ञा करी थी, पिताजी तो वहां हैं, चंदनावती नगर गए हैं कर लेने के लिए। उन्हीं का पत्र आया था कि विवाह कर दो, विषया दे दो। पत्र दिखाओगे मुझे? पत्र देखा तो विषया शब्द जैसी देखा, समझ गए। बोले विष की आज्ञा है, पर नाथ की कृपा विषया हो गया। बहुत अच्छा। गालव ऋषि वहां से चले गए। पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई कि विषया कन्या वो सबसे सुंदर थी नगर में, उसका ब्याह हो गया, गुपचुप ब्याह हो गया। लोग बाग पूछने के लिए आए तो अब मैया बैठी द्वार पे सबको बता रही है। अरे मैं क्या बताऊं, हमारे पतिदेव गए वहां, वहीं से लड़का देख लिया, लड़के के हाथ ही पत्र भेज दिया, बोले तुरंत ब्याह कर दो, वो तो आने में उनको दिन लगेंगे थोड़े। और सब ब्याह हो गया। सब लोग बोले बहुत बढ़िया। 2, 4, 5 दिन हो गए, यहाँ पर घर जमाई बन के बैठे हैं चंद्रहास जी, घर में खूब सेवा चल रही है, खूब प्रसन्नता प्रेम से रह रहे हैं। 5-6 दिन बाद वहां जब कर की गिनती पूरी हो गई तो पिता दृष्ट बुद्धि निकले और रास्ते में सोचते जा रहे हैं अब आएगा आनंद। वहां पे नीला शव पड़ा होगा उस चंद्रहास का। पिछली बार तो बच के भाग गया था, अब की बार बच के नहीं भाग पाया होगा। मदन ने उसको बढ़िया वाला कालकूट विष पिलाया होगा। उसका शव देख करके फिर मैं आनंद करूंगा। ऋषियों की वाणी है, सत्य करनी है मुझको। एक दासी पुत्र, मेरी बेटी ब्याह करेगी उससे।
जैसे ही पहुंचा कुंतलपुर, अब भीतर प्रवेश किए तो लोग बाग जो घूम रहे थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज। काय बात की बधाई? क्या हुआ भैया, तुम सब लोग बधाई क्यों दे? अरे क्या सुंदर वर भेजा आपने विषया के लिए। हम तो बचपन से सोचते थे इतनी सुंदर है विषया, उसके लिए सुंदर वर कैसे मिलेगा? दृष्ट बुद्धि जी को इतना सुंदर वर तो नहीं मिल सकता, पर आपने भी बिल्कुल ये समझिए नहले पर दहला दिया। और आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ये कह दिया कि मेरी प्रतीक्षा मत करना। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोले सब क्या बोल रहे हो? सब जगह सब बधाई बधाई देते जाएं। मंत्री जी तुरंत पहुंचे, द्वार पर देखा तो पत्नी खड़ी है हाथ में थाल लिए, बेटा मदन खड़ा है माला लिए, सब सेना खड़ी है, महामंत्री हैं, विषया खड़ी है और विषया के बगल में चंद्रहास खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दृष्ट बुद्धि पहुंचे, तुरंत रथ से उतरे, बेटा इधर तूने पत्र नहीं पढ़ा था क्या? पिताजी आप क्यों इतनी, भीतर तो आइए। माला पहनाई, चरण वरण धोए, बढ़िया सब व्यवस्थित किया, भीतर चलिए ना। चंद्रहास को देख रहे हैं, बोले थोड़ा दूर खड़ा हो विषया से। अंदर गए, अंदर जाकर के बोले तूने पत्र नहीं पढ़ा था, मैंने तुझे पत्र भेजा था। ए चंद्रहास तुमने इसको पत्र नहीं दिया? मैंने दिया, उसी की तो कृपा हुई सब। पत्र दिया, क्या किया तुमने उस पत्र का? पिताजी जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। आपने पत्र में लिखा था, क्या लिखा था मैंने? आपने लिखा था कि जो पत्रवाहक आ रहे हैं ये मदन का शत्रु है, मतलब कामदेव का शत्रु है। सुंदर तो है ही हमारी जीजा जी। और फिर उसमें आपने नीचे लिखा था कि मेरी प्रतीक्षा मत करना, कोई विचार मत करना, कुछ सोचना मत, कुछ बूझना मत, विषया को इसको दे देना। मैंने पिताजी तुरंत ढूंढने गया तो संयोग की बात द्वार पर वो गालिब ऋषि मिल गए और उन्होंने तुरंत आकर के कहा 1 घड़ी के अंदर ब्याह हो जाना चाहिए। 24 मिनट के अंदर अंदर तो हमारी बहन ब्याह गई और ब्याह हो गया इनका, दोनों की जयमाल हो गई, सिंदूरदान हो गया, सब कुछ हो गया। पिताजी विषया का ब्याह हो गया चंद्रहास से। सुनते ही विषया का ब्याह हो गया, सुनते ही रोने लगे, ये क्या हो गया? मैंने कितना प्रयास किया था बचाने का। अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? पिताजी मुझे पता है आपको बहुत कष्ट है, मैंने आपकी प्रतीक्षा नहीं की, पर आपने लिखा था कि प्रतीक्षा मत करना, इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में सब कर दिया। पिताजी बहुत अच्छे से सब हो गया है, बहुत बढ़िया। हमारी जीजा जी चंदनावती के राजा भी हैं। 4 दिन तक उठा नहीं बिस्तर से दृष्ट बुद्धि, बस सोचता रहा ये मैंने क्या कर दिया, ये कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा कष्ट मेरे जीवन में आ गया। मेरी सुंदर सुकोमला पुत्री जिसके लिए सर्वस्व मैंने किया, उसका ये भाव हो गया। बहुत अच्छा है, अच्छा है, पति मिल गया हमारी बेटी को, करेंगे कुछ ना कुछ प्रयास। चरित्र तो खूब विस्तृत है, सूक्ष्म में थोड़ा और सुना दूं। अब भी चेता नहीं। अब मतलब ये सोचिए कि इतना अपने ऊपर बात लिया है, जिस पुत्री के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए इसने हजारों योजनाएं बना रखी थी, उस पुत्री के लिए अब ये तक विचार करने पर आ गया कि विधवा हो जाए चलेगा, लेकिन दासी पुत्र मेरे घर में जमाई नहीं बनेगा, इसको मार के रहूंगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। धृष्टद्युम्न ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? फिर से बुलाया सैनिकों को और सैनिकों को जाकर के कहा वो हमारे यहाँ बगीचा है। बोले हाँ, उसमें देवी मंदिर है। बोले जी, छुप करके वहां खड़े हो जाओ, तलवार निकाल करके, क्योंकि अब मैं कहूंगा देख के मारो तो देख के तो मारते ही नहीं है इसको,
इसका रूप देख करके तो मारने का मन नहीं होता। अब ऐसी योजना बनाते हैं कि कह देंगे कि भाई सुबह सुबह जो सबसे पहले मंदिर में आवे उसका सर धड़ से अलग कर देना बिना देखे, वो हमारे राज्य का शत्रु है। यहाँ सैनिकों को भेज दिया, वहां पर जाकर के सब सैनिक खड़े हो गए। रात्रि में इन्होंने अपने सब परिवारी जनों के साथ बैठ करके सबसे कहा कि एक योजना बनी है। बोले क्या? हमको एक संत मिले थे जब मैं चंदनावती से आ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो कुल देवी हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी। किसको? होने वाले जमाई को, और अकेले जाना पड़ेगा, सुबह सुबह भोर में जाना पड़ेगा। पुत्र कल विषया तुम भी नहीं जाओगी, मदन तुम भी नहीं जाओगे, हम भी नहीं जाएंगे, अकेले जमाई राजा जाएंगे और मंदिर में जाके देवी पूजन सुबह सुबह भोर में करेंगे और वहाँ देवी पुष्प को ये चढ़ाएंगे, तभी इनका जीवन कल्याण में आदि आदि बहाने बना दिए। ठीक है। यहाँ ये हुआ था कि विषया का ब्याह पढ़ा करके गालव ऋषि जब निकल रहे थे अपने गंतव्य की ओर, तो उस समय राजा अटारी पर खड़े थे कुंतलपुर के। उन्होंने देख लिया गालव ऋषि को, तुरंत बुलवाया। बोले कि आप हमारे यहाँ पधारो। पधारे। बोले कि महाराज हमारे राज्य की कुशलता के लिए मुझे कुछ आज्ञा कीजिए, सब मंगल में बना रहे। बोले कल सुबह भोर में सबसे पहले देवी पूजन करने जाओ। राजा को ही आज्ञा कर दी। बोले कल सुबह सुबह चले जाएंगे महाराज। अब यहाँ वही हुआ, यहाँ पर मंत्री जी ने भेज रखे थे अंदर कि जो भी आवे सर धड़ से अलग कर देना। राजा तो इतना उत्साहित था अपने राज्य के कल्याण के लिए कि राजा भोर में ही सबसे पूर्व ही वहाँ अकेले पहुँच गया। आज्ञा करके गए थे अकेले जाना, राज आदि वो सब मत लेके जाना। राजा ने जैसे प्रवेश किया भीतर, सैनिकों ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद में अब तो महाराज पूरे नगर में हल्ला मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। सैनिकों को पकड़ लिया, पकड़ करके पूछा किसके निर्देश पर तुमने ऐसा किया। दृष्ट बुद्धि सो करके उठे, बोले कि खबर आ रही होगी। खबर आई कि महाराज राजा पधार गए हमारे नगर के। पूछा अरे राजा कैसे चले? मंत्री हूं मैं तो। बोले कि सुबह सुबह देवी पूजन करने गए थे, वहां पे सर धड़ से अलग कर दिया। सिर पकड़ के बैठे, भगवान ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सैनिकों से पूछा गया कैसे मारे गए राजा? किसने कहा था तुमको? इशारा कर दिया दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। क्या करें कैसे करें, हमारा देश तो अब राजविहीन हो गया। मंत्री जी को तो बंधक बना लिया, दृष्ट बुद्धि को। पर सब लोगों ने चंद्रहास जी को जब देखा तो राजा मरे, तो इतने सारे राजा भी वहाँ इकट्ठे हुए। सब लोगों से पूछताछ की गई कि आप लोग क्या विचार करते हैं, कौन राजा होना चाहिए। तब चंद्रहास जी की ओर देख कर के सब लोगों ने उनको चुन लिया और कहा कि यही राजा हमारे कुंतलपुर के होने चाहिए। और वे राजा बने। राजा बनने के बाद में उन्होंने खूब भाव से अपने देश का, अपने नगर का संचालन किया। खूब प्रेम से उन्होंने आनंद के साथ में सबका निर्वहन किया। तत्पश्चात आज अर्जुन के घोड़े उन्होंने हरण कर लिए। नारद जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए कह रहे हैं घोड़े हरण करने का कारण कोई और नहीं है, कारण केवल एक है। इतने वर्ष हो गए ठाकुर जी मिले नहीं हैं। तो अर्जुन के घोड़े हैं ये जानकर के उन्होंने बंदी बना लिए, उन्होंने हरण कर लिए कि ठाकुर जी के मित्र हैं, इनके बहाने ठाकुर जी मिल जाएंगे। अर्जुन अब तुम भी यहाँ हो, ठाकुर जी बगल में हैं। ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके वहाँ राजभवन में बैठे हैं। चंद्रहास ठाकुर जी से मिलवा दो। अर्जुन ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके लेके गए चंद्रहास राजा के यहाँ, और जैसे ही भवन में प्रवेश किया, आहा नील वर्ण की कांति, गौर वर्ण के अर्जुन अपना हाथ में ठाकुर जी को लेकर के आ रहे हैं। चंद्रहास राजगद्दी पर बैठ करके देखते हैं, जैसी दृष्टि डालते हैं ठाकुर जी को देख करके आनंदित हो जाते हैं, चरणों में लिपट जाते हैं, भगवान चंद्रहास को हृदय से लगाते हैं। ये पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, कथा सुनकर के भक्त को भगवान के दर्शन हुए, पर कथा सुन के भगवान ठाकुर जी के पास, भक्त के पास गए हैं। ऐसे भक्त चंद्रहास को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की प्यारे गिरधर लाल की जय, पूछरी के लौटा की हुक हुक प्यारे। ये बहुत बढ़िया। श्री दंडी स्वामी जी महाराज की सिद्ध पीठ की खूब भाव से आज यह चरित्र पूर्ण हुआ। अभी कम से कम 2 दिन का चरित्र और है, और भी कई लीलाएं बीच में हैं मधुर मधुर। इतनी जल्दी राजा पदवी पर नहीं बैठे, और भी बीच में कई योजनाएं बनाई थी, उन सबको हमने प्रणाम मात्र किया है। श्री दंडी स्वामी महाराज जी के चरणों में यहाँ सेवा करने के लिए आने का मुझे अवसर मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है। हमारे मंदिर के जितने भी सेवा अधिकारी हैं, सेवा करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, सबको हम अपने हृदय से प्रणाम करते हैं। आपने ये कृपा की।